नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व की। ये टॉपिक जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये प्री और मेंस दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे, जो जनजातीय व्यक्तित्व है, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे रानी अवंतीबाई के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रानी अवंतीबाई। इसका नाम हम सभी ने सुना ही है। ये किस क्षेत्र को बिलोंग करती है या किस एरिया से ये आती है? तो ये रामगढ़ की रानी थी। कहाँ की रानी थी? ये रामगढ़ की रानी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है वो नोट करते चलना है हमको, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट सीधे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो रानी अवंतीबाई जो है रामगढ़ की रानी थी। कहाँ की रानी थी? पहला क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली क्या आ जाएगा कि कहाँ की रानी थी? रामगढ़ की रानी थी। इसका थोड़ा सा हम परिचय देख लेते हैं कि जो रानी अवंतीबाई है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो सिवनी जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? सिवनी जिले में हुआ था। एक गांव था, उसका नाम था मनकेड़ी ग्राम। सिवनी जिले में एक ग्राम था जिसका नाम था मनकेड़ी ग्राम। ये हुआ था 1831 में इनका जन्म हुआ था सिवनी जिले के मनकेड़ी ग्राम में। और अगर बात करें तो तारीख की, तो 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनकेड़ी ग्राम में रानी अवंतीबाई का जन्म हुआ था। जन्म किसके घर हुआ था? तो एक सिवनी जिले के ही जागीरदार थे जिनका नाम था राव जुझार सिंह लोधी। ये इनके पिताजी थे। ये जागीरदार थे सिवनी जिले में ही। तो वहाँ पे इनके घर पे अवंतीबाई का जन्म हुआ था। अब अवंतीबाई का जो विवाह है एक रामगढ़ था, रामगढ़ रियासत थी। रामगढ़ रियासत के राजा थे कौन? लक्ष्मण सिंह। कौन थे रामगढ़ के? लक्ष्मण सिंह वहाँ के राजा थे। लक्ष्मण सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था विक्रमादित्य। लक्ष्मण सिंह के पुत्र का नाम क्या था? विक्रमादित्य। इस रानी अवंतीबाई या इन रानी अवंतीबाई का विवाह किसके साथ हुआ? विक्रमादित्य के साथ। समय के आगे बढ़ने के बाद विक्रमादित्य जो है मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए। अब मानसिक संतुलन उनका धीरे धीरे बिगड़ गया। तो अब रानी को लगा कि ये तो शासन देखना पड़ेगा। तो रानी ने फिर विक्रमादित्य के स्थान पे क्या किया? लक्ष्मण सिंह के बाद रानी रामगढ़ की जो रानी थी कौन? रानी अवंतीबाई। इन्होंने शासन किया वहाँ पे। इन शासन की बागडोर जो है अपने हाथों में संभाल ली। अब बागडोर अपने हाथों में संभालने के साथ ही उस समय अंग्रेजों का बड़ा ही प्रकोप था, क्योंकि ये 1831-57 ये लगभग ये वही एरिया है जब 1857 की क्रांति हुई थी। उस समय काफ़ी अंग्रेजों का हस्तक्षेप था हर चीज़ में। तो ये तंग आ चुके थे भारतीय काफ़ी इन चीज़ों से। सभी रियासतें, रजवाड़े, सभी लोग काफ़ी मात्रा में इनसे क्या हो गए थे? तंग आ चुके थे। तो रानी अवंतीबाई ने क्या किया कि खरीते और चूड़ियाँ, आसपास के जितने भी रजवाड़े थे उनको खरीते प्लस चूड़ियाँ क्या क्या भेजी इन्होंने? खरीते और चूड़ियाँ। अभी खरीता नया वर्ड है। खरीते मतलब एक, इसको हम पत्र मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इसको एक पत्र मान सकते हैं। इस पत्र में लिखा था कि कमर कस लो या फिर चूड़ियाँ पहन लो, या चूड़ियाँ पहन लो। ये उस खरीते में, इस पत्र में लिखकर भेज दिया। किसको? अंग्रेजों के विरुद्ध या तो कमर कस लो या फिर चूड़ियां पहन लो। ये आसपास के जितने भी राजे रजवाड़े थे सबको ये खरीदे और चूड़ियां भेजकर ऐसा लिखकर दिया। तो इनसे कुछ सभी लोगों ने लगभग क्या किया कि कमर कस ली, और कुछ लोगों ने अंग्रेजों का भी साथ दिया। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने क्या कमर कस ली और इन्होंने एकरूप होकर लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। लेकिन तकनीकी कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, या फिर संचार की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण 1857 की क्रांति फेल ही इसलिए हुई थी कि सही साधन नहीं होने से ये क्रांति फेल हो गई थी। तो खरीदे भेजने के बाद इन्होंने क्या किया? जो भी राजा रजवाड़े आए इनके साथ, इन्होंने फिर युद्ध लड़ा। कब लड़ा इन्होंने? देवहारगढ़ का युद्ध लड़ा था। देवहारगढ़ ये युद्ध हुआ था 15 जनवरी 1858 को युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? रानी अवंतीबाई वर्सेस एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था वेलिंगटन या बेलिंगटन करके। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ। बेलिंगटन और अवंती के बीच देवहारगढ़ के जंगलों में युद्ध हुआ था। ये काफ़ी भयानक युद्ध था। इसमें रानी अवंतीबाई की लगभग सारी सेना मारी जा चुकी थी। जब इन्होंने देखा कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, अभी अंग्रेजों द्वारा पकड़ी जाएंगी या उनके हाथ लग जाएंगी, तो इन्होंने, इनके ही एक सेनापति थे जिनका नाम था उमराव सिंह लोधी। क्या नाम था सेनापति? उमराव सिंह लोधी।
इनके सेनापति थे उमराव सिंह लोधी। इन्होंने उमराव सिंह लोधी की तलवार छीनी और खुद के ही शरीर में घोंप ली और ये शहीद हो गई या वीरांगना हो गई। इस तरीके से वीरांगना रानी अवंतीबाई अपने देश के लिए या अपने देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र रखने के लिए जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आई और इन्होंने आत्महत्या कर ली, या फिर कह सकते हैं ये वीरांगना हो गई। इनके 2 पुत्र भी थे, एक का नाम था अमान सिंह और दूसरे थे जुझार सिंह। 2 पुत्र थे इनके, अमान सिंह और जुझार सिंह। इनकी समाधि कहाँ बनी हुई है? तो समाधि इनकी डिंडोरी के शाहपुर के बालपुर गांव में बनी हुई है। डिंडोरी जिला है, उस डिंडोरी जिले में शाहपुर के बालपुर गांव में बनी हुई है इनकी। अभी डिंडोरी किस तरफ आता है? तो ये जो मध्य प्रदेश का मैप है, ये ऐसे करके ये वाला हिस्सा जो है डिंडोरी वाला, यहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई। डिंडोरी मंडला, इसी एरिया में रामगढ़ की रियासत भी थी। तो इस तरीके से हमने रानी अवंती के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी ली। अब हम अगले व्यक्तित्व के बारे में बात करें, जिनका नाम है भीमा नायक। अब भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पंचमोहली गांव में। अब ये पंचमोहली गांव कहाँ है? तो ये पंचमोहली गांव, निमाड़ सुना होगा आपने, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़। तो पश्चिमी निमाड़ जो रियासत थी उसके बड़वानी जिले के पंचमोहली गांव में इनका, भीमा नायक का जन्म हुआ था। अब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में कैसे हुई थी? तो अंग्रेजों ने पकड़कर, धोखे से पकड़ के इनको कहाँ पहुँचा दिया था, और ये हुई थी 1876 के आसपास हुई थी। इन्होंने बहुत सारे विद्रोह किए। इनका पहला जो विद्रोह हुआ था वो किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये साहूकारों के विरुद्ध इनका विद्रोह था। साहूकारों से भी नॉर्मली आदिवासी लोग बहुत परेशान थे, तो उनके विरुद्ध इन्होंने, साहूकारों के विरुद्ध इन्होंने, भीमा नायक ने क्या किया था? एक विद्रोह किया था पहला। फिर जो महत्वपूर्ण भूमिका जिसके कारण खास इनको याद रखा जाता है, वो 1857 की क्रांति में इनके योगदान के कारण रखा जाता है। एक अम्बापानी या अम्बापाती का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? अम्बापानी का। अम्बापानी का युद्ध हुआ था 1857 में। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसी कारण से इनको याद रखा जाता है। इस समय में ये लगभग किसके, तात्या टोपे के समकालीन ही थे। तात्या टोपे जब इधर इस एरिया के दौरे पे थे या इस बड़वानी रियासत के तरफ आए थे, तो इनकी भेंट हुई थी किससे? तात्या टोपे से। तात्या टोपे और भीमा नायक की। तो तात्या टोपे को इन्होंने नर्मदा पार कराने में सहायता करी थी। किसने? भीमा नायक ने तात्या टोपे को क्या करवाई थी? नर्मदा पार करने में सहायता करी थी। अब भीमा नायक एक चतुर या चालाक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये अंग्रेजों के हाथ नहीं आते थे। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि यहीं के लोकल व्यक्तियों को खरीद कर उनसे मुखबरी करवाई, और मुखबरी करके इनको धोखे से पकड़वाया गया, और पकड़वा के कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने? पोर्ट ब्लेयर पहुँचा दिया, और वहीं 1876 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर हम बात करते हैं कि इनका उपनाम क्या है। इनका उपनाम है निमाड़ का रॉबिन हुड। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नोट कर लेना, निमाड़ का रॉबिन हुड। निमाड़ का रॉबिन हुड किसको कहा जाता है? तो भीमा नायक को कहा जाता है। भीमा नायक को क्या कहा जाता है? निमाड़ का रॉबिन हुड। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इंडियन रॉबिन हुड किसको कहा जाता है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन रॉबिन हुड किसको कहा जाता है? वो टांटिया भील को कहा जाता है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। टांटिया भील को इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। ये निमाड़ का रॉबिन हुड है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं कि इनका स्मारक या गढ़ी कहाँ बनी हुई है। तो इनका स्मारक जो है, बड़वानी से सिलावट मार्ग पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एक धुआरा बागड़ी करके एक गांव आता है। उस गांव का नाम है धुआरा बागड़ी। उस धुआरा बागड़ी गांव के पास में, वहीं पे इनकी गढ़ी या स्मारक स्थित। अगले व्यक्ति की बात करेंगे जिसका नाम है टंटिया भील। अगले व्यक्तित्व कौन है हमारे? टंटिया भील। अब टंटिया भील जो है, इनको जननायक भी कहा जाता है, इनको इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। इनके बहुत सारे उपनाम है। क्या क्या कहा जाता है? टंटिया मामा, इंडियन रॉबिन हुड, टंटिया मामा, इंडियन रॉबिन हुड आदि नामों से इनको जाना जाता है। ये भीलों के बीच बहुत अच्छे लेवल पे प्रसिद्धि इन्होंने पा रखी थी। अब इनका जो वास्तविक नाम था वो तांतिया भील था। वास्तविक नाम क्या था इनका? तांतिया भील था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था खंडवा में। तांतिया भील का जन्म कहाँ हुआ था? खंडवा में हुआ था। और कब हुआ था? 1842 में।
अंग्रेजों के समय में एक मालगुजारी प्रथा चलती थी। मालगुजारी प्रथा में क्या, उससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। मालगुजारी में खासकर आदिवासियों का शोषण होना तो आम बात थी। तो जो मालगुजारी प्रथा है उनमें आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये सब देखते देखते मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही टंट्या भील ने क्या कर दिया था, 16 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, 16 वर्ष की उम्र में ही। और ये गुरिल्ला पद्धति के लिए जाने जाते थे। किस पद्धति के लिए जाने जाते थे? गुरिल्ला या गोरिल्ला पद्धति के लिए। अब इन्होंने गुरिल्ला पद्धति से युद्ध लगभग 15 सालों तक लड़ा। कितने सालों तक? 15 वर्ष तक ये अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे और अंग्रेजों को परेशान करते रहे। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करने के लिए एक अलग से टंट्या पुलिस ब्रिगेड भी बनवाई। टंट्या पुलिस ब्रिगेड भी बनवाई। ये एक एक पॉइंट, सारे पॉइंट नोट कर लेना है। प्री और मेंस दोनों ही दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलें। अब इन्होंने जब ये गिरफ्तार नहीं हो रहे थे तो इनको गिरफ्तार करने के लिए एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई, एक स्पेशल टीम बनवाई जिसका नाम टंट्या पुलिस ब्रिगेड था। और इसके जो हेड थे वो ईश्वरी प्रसाद को बनाया गया था। अभी फिर भी गिरफ्तार नहीं हुए। इन्होंने लगभग 15 साल तक अंग्रेजों को नचाया। इन्होंने काफ़ी प्रयास किए, टंट्या भील ने काफ़ी इनाम भी रखे इन पर ये ऐसे हाथ नहीं लगे। इनका एक साथी था गणपत। गणपत टंट्या भील का ही या टंट्या मामा का ही साथी था। अब हुआ क्या, घटना ऐसी हुई कि टंट्या भील जो है गणपत की पत्नी से राखी बंधवाते थे। क्या करते थे? इनसे राखी या रक्षाबंधन का इनका संबंध था, ये राखी बंधवाते थे। तो रक्षाबंधन के दिन जब ये टंट्या मामा या टंट्या भील गणपत के घर आए तब इन्होंने, गणपत ने किसको, अंग्रेजों को सूचित कर दिया। और इस कारण गणपत की धोखेधड़ी के कारण टंट्या भील गिरफ्तार हुए और उनको अंततः फांसी दे दी। कब? 1889 में। 1889 में टंट्या मामा को फांसी दे दी। अब इनके नाम से एक सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है जिसको हम कहते हैं जननायक टंट्या भील सम्मान, जिसमें आदिवासी युवाओं को शिक्षा और खेल संबंधित गतिविधियों के लिए, शिक्षा व खेल गतिविधियों के लिए शिक्षा और खेल गतिविधियों के लिए जो आदिवासी युवा रहते हैं उनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। हम अगले व्यक्तित्व की बात करेंगे तो अगले व्यक्तित्व है हमारे पास पेमा फाल्या। पेमा फाल्या किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये पिथोरा पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? पिथोरा। पिथोरा क्या है? पिथोरा एक भीलों की चित्रकला है जिसमें जैसे आवाज़ सुनना या कुछ बोलना या लिखना, इस तरीके की पेंटिंग को चित्रों के द्वारा जो उकेरते हैं, ये भीली पेंटिंग है। ये आदिवासी चित्रकला है जिसको हम पिथोरा के नाम से जानते हैं। इसके लिए फेमस थे कौन? पेमा फाल्या। अब पेमा फाल्या का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भाभरा या जिसको वर्तमान में आज़ाद चंद्रशेखर नगर कहते हैं, आज़ाद चंद्रशेखर नगर, और ये कहाँ पे है? अलीराजपुर ज़िले में। कहाँ पे है? अलीराजपुर। पहले झाबुआ जिले में आता था, अब अलीराजपुर जिले के आज़ाद चंद्रशेखर या भाभरा में गांव में इनका जन्म हुआ था। पिथोरा के लिए फेमस है। इनकी हाल ही में मृत्यु 2020 में हो गई थी। 2020 में इनकी क्या हो गई थी? पेमा फाल्या की मृत्यु हो गई। तो ये किसके लिए फेमस थे? तो पिथोरा से संबंध। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि पेमा फाल्या का संबंध है, प्री में पूछ लेगा तो पिथोरा, या मेंस में आ जाएगा 3 नंबर में क्वेश्चन के पेमा फाल्या, तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि किससे संबंधित है? पिथोरा से। ये आदिवासी व्यक्तित्व थे या इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी वगैरह करंट में पूछा जा सकता है। इनको कुछ सम्मान भी मिले, जैसे 1986 में या 1986 में इनको शिखर सम्मान प्रदान किया गया। वहीं 2007 में इनको तुलसी सम्मान प्रदान किया गया, जो आदिवासियों को दिया जाता है। तुलसी सम्मान भी इनको दिया गया। अब हम अगले व्यक्तित्व की बात करेंगे, वो है श्री नरेश चंद्र सिंह, है ना। कौन? नाम से ही पता चल गया होगा, श्री नरेश चंद्र सिंह। कौन थे नरेश चंद्र सिंह? नरेश चंद्र सिंह जो है ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। कौन थे ये? प्रथम आदिवासी या जनजाति, किसको हम क्या आदिवासी के बजाय क्या लिखेंगे? जनजाति। ये पहले या प्रथम जनजातीय मुख्यमंत्री थे। इनको राजा भी कहा जाता है। राजा, ये कहाँ के राजा थे? तो ये छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक रियासत पड़ती थी सारंगगढ़। सारंगगढ़, वहाँ के राजा थे कौन? नरेश चंद्र सिंह, और प्रथम जनजातीय मुख्यमंत्री भी थे। इनका कार्यकाल मात्र 13 दिन का था। 13 दिन का कार्यकाल था। कब? ये मार्च
1969 में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। सिर्फ 13 दिनों के लिए बने थे और पहले क्या थे ये जनजातीय मुख्यमंत्री भी। अगले जनजातीय व्यक्तित्व की बात करेंगे, स्वर्गीय जमुना देवी। अब जमुना देवी जो है ये अभी कुछ पहले, ज़्यादा पुरानी नहीं है इतिहास में, कुछ समय पहले की ही है। तो इनका जो जन्म देख लेते हैं सबसे पहले कब हुआ, तो 1929 में इनका जन्म हुआ था। 1929 में कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? धार में सरदारपुर करके जगह, सरदारपुर में इनका जन्म हुआ था 1929 में, या 19 नवंबर 1929 में इनका जन्म हुआ था। फिर हम इनकी बात करते हैं कि इनका उपनाम क्या है, तो बुआ जी के नाम से प्रसिद्ध थी। किस नाम से? इनका उपनाम है बुआ जी। जमुना देवी का उपनाम क्या है? बुआ जी। या सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि बुआ जी किसे कहा जाता है, तो जमुना देवी का उपनाम है। अब ये इनको जो है प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री क्या बनी है? प्रथम उप मुख्यमंत्री महिला होने का गौरव इनको प्राप्त है। ये फर्स्ट या मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी कब? 1989 में, 1999 में, मतलब 1998 में ये प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी। साथ ही इनको एक और गौरव प्राप्त है कि 12वीं लोकसभा में जो 12वीं लोकसभा थी उसमें 2003 में ये नेता प्रतिपक्ष बनी। नेता प्रतिपक्ष, वो भी महिला, प्रथम महिला थी ये जो नेता प्रतिपक्ष बनने वाली प्रथम महिला मध्य प्रदेश में। कौन सी है? तो स्वर्गीय जमुना देवी। ये 3-4 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि बुआ जी के नाम उपनाम से कौन प्रसिद्ध है, तो स्वर्गीय जमुना देवी। अगर ऐसा आ जाए कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये भी जमुना देवी आ जाएगा। फिर यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष, तो वो भी कौन है? जमुना देवी। कब बनी? 2003 में 12वीं लोकसभा में ये क्या बनी? महिला नेता प्रतिपक्ष। अब हम बात करते हैं अगले व्यक्तित्व की, जिनका नाम है झलकारी बाई। वो भी आदिवासी व्यक्तित्व है, झलकारी बाई। नाम सुना होगा झलकारी बाई। किसकी सहेली या किसकी साथी थी? तो ये साथी थी किसकी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। किसकी थी ये? रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी थी। इन्होंने भी अपने देश के लिए काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। इनके झलकारी बाई के जो पति थे वो झांसी की सेना में, इनका नाम था पूरन सिंह। क्या नाम था इनके पति का? पूरन सिंह। जो पूरन सिंह थे वो झांसी की सेना में अपनी सेनापति थे और अपनी वीरता या क्या बोलते हैं बहादुरी के लिए जाने जाते थे। काफ़ी प्रसिद्धि पा रखी थी इन्होंने। वहीं झलकारी बाई जो है एक झांसी की जो लक्ष्मीबाई है उनकी एक सेना, महिलाओं की एक टुकड़ी थी जिसका नाम था दुर्गा दल। क्या नाम था उसका? दुर्गा दल। उस दुर्गा दल की सेनापति कौन थी? झलकारी बाई उस दुर्गा दल की सेनापति थी। और फिर इनका युद्ध हुआ, किसका? रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ा था, जिसमें लगभग हार हुई रानी की, वो भी धोखे से हार हुई। पहले एक बार तो रानी लक्ष्मीबाई जीतती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बाद में धोखे के कारण क्या हुआ कि वो इनकी सेनाओं का आत्मबल टूट गया और वो रानी लक्ष्मीबाई हार गए। उसके साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई ने भी आत्मदाह कर लिया और झलकारी बाई इन्होंने भी अपने हाथ से कटार घोंपकर वो देश के लिए जिंदा पकड़ाने की बजाय क्या कर लिया, इन्होंने आत्महत्या कर ली, या आत्महत्या नहीं कहते हुए शहीद हो गई। ये दुर्गा दल की सेनापति थी, इसके रूप में इनको जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा सीधा सा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी कौन थी? तो झलकारी बाई थी। कौन थी? झलकारी की बात करेंगे हम, जिनका नाम क्या है? शंकर शाह। अभी शंकर शाह कहाँ से संबंधित थे? तो शंकर शाह जो है गढ़मंडला के गोंड शासक थे। कौन थे ये? गढ़मंडला के गोंड शासक थे। एक एक पॉइंट नोट करते चलना, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएंगे, बार बार बोल रहा हूँ। और इन किनके पुत्र थे ये? गढ़मंडला के शासक तो थे ही, गोंड शासक थे ये, लेकिन किसके पुत्र थे? तो इनके पिताजी का नाम था सुमेर शाह। सुमेर शाह के ये पुत्र थे। और इनके भी एक पुत्र था, शंकर शाह का एक पुत्र था जिनका नाम था रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह। इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था? गढ़मंडला में ही हुआ था। और ये जो जागीरदार हैं या जमींदार हैं और आम जनता के बीच काफ़ी फेमस थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे, या इनकी लोकप्रियता काफ़ी बड़ी हुई थी। जनता के सुख दुख में हर समय इनके साथी बने हुए थे। तो जो गढ़मंडला के जागीरदार थे या आम जनता थे, दोनों के बीच में काफ़ी लोकप्रियता लिए हुए थे। अब जबलपुर जो है, वहाँ जबलपुर में अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट के जो अधिकारी थे लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क, जिनका नाम था क्या था? क्लार्क।
उस क्लार्क ने इस एरिया में या महाकौशल एरिया या जबलपुर वाला जो एरिया है आसपास का एरिया में, वहाँ इसने क्या बोलते हैं उधम मचा रखी थी। इसने अत्याचार पे अत्याचार करते जा रहा था, जिससे आम जनता है, जमींदार हैं, जागीरदार है, सभी लोगों को इसने परेशान करके रखा होता है। तो अंग्रेजी शासन जो था 1857 के समय काफ़ी हद पार कर चुका था। तो उस समय यहाँ पे इस एरिया में भी क्या हुआ, अंग्रेजों ने काफ़ी परेशान करके रखा हुआ था वहाँ की जनता को। तो शंकर शाह ने और बाकी जो सारी जनता थी, जागीरदार थे, सब ने मिलकर क्या किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध एक प्लान बनाया कि हम इनका विद्रोह का प्लान बनाया। ये विद्रोह जब 1857 का विद्रोह था तो महाकौशल क्षेत्र से इन्होंने विद्रोह किया था। तो शंकर शाह किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति में योगदान दिया इन्होंने, तो याद रखना है गढ़मंडला, महाकौशल क्षेत्र दोनों ही आ जाए तो ध्यान रखना है। तो 1857 में इन्होंने अपना योगदान दिया। अब उस समय क्या हुआ कि कानों कान कुछ खबर लगी किसको, एक खुशहाल चंद्र नाम का एक गद्दार व्यक्ति था जो महल के अंदर की सारी खबरें अंग्रेजों तक पहुंचा देता था। खुशहाल चंद्र नाम का व्यक्ति था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस क्लार्क ने एक बद्ध सिंह नाम का व्यक्ति था, उसको साधु के वेश में, या गुप्तचर था बद्ध सिंह, क्या नाम था उसका याद रखना, बद्ध सिंह। इसको गुप्तचर को कहाँ भेजा इन्होंने, शंकर शाह के उसमें राजमहल में। तो इस साधु के वेश में पहुंचा, वहाँ पे गाय के वेश में पहुंचा, साधु के वेश में पहुंचा, और इसने सारी वो रहती है जानकारी वहाँ से चुरा ली। क्यों? क्योंकि जो शंकर शाह थे वो धर्म प्रेमी थे। तो इन्होंने जब साधु उनके दरबार में पहुंचे या उनके राजमहल में पहुंचे तो इन्होंने इस बद्ध सिंह का बहुत आदर सत्कार किया, इनको भोजन वगैरह करवाया और इनसे निवेदन किया कि आप भी हमारे साथ इस क्रांति में सम्मिलित हो। और साथ ही उन्होंने पूरे युद्ध की प्लान किसके सामने रख दिया, बद्ध सिंह के प्लान में। और बद्ध सिंह जो था ये कौन था, साधु के वेश में गुप्तचर था, किसका, अंग्रेजों का गुप्तचर था। तो यहाँ से जाके इसने सारी घटनाएं किसको बता दी, अंग्रेजों को बता दी। तो ये विप्लव भड़काने के आरोप में या दंगे भड़काने के आरोप में शंकर शाह को और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। किसको, इन दोनों को, रघुनाथ शाह और इनको गिरफ्तार करके इन्होंने 1857 में, या तारीख बोलें तो 18 सितंबर 1857 को रघुनाथ शाह और शंकर शाह दोनों को तोप से बांध के उड़ा दिया गया। इस तरीके से इनकी जीवन लीला इन्होंने समाप्त कर दी। अब हम अगले व्यक्तित्व की बात करेंगे, वो है गंजन सिंह कोरकू। गुंजन भी बोलते हैं, गजन भी बोलते हैं, लेकिन हमको गंजन सिंह कोरकू याद रखना है। गंजन सिंह कोरकू नाम से ही ये जनजाति व्यक्तित्व लग रहे हैं। तो गंजन सिंह कोरकू जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये घोड़ा डोंगरी। जहाँ पे भी घोड़ा डोंगरी आ जाए तो गंजन सिंह कोरकू नाम दिमाग में आना चाहिए, घोड़ा डोंगरी। और ये किस एरिया में पड़ता है, तो ये पड़ता है बैतूल में। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। कब चल रहा था, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो किसके नेतृत्व में चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में। तो गांधी जी के आह्वान करने पर गंजन सिंह कोरकू ने अपने साथियों के साथ जंगल, जिसको टूरिया जंगल कहते हैं, टूरिया विद्रोह भी कहते हैं, टूरिया जंगल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया जंगल में। इस तरीके से ये टूरिया सत्याग्रह के नाम से इसको जानते हैं, इसलिए गंजन सिंह फेमस थे। कुछ और नाम बचे हुए हैं, जैसे धीर सिंह हो गए। धीर सिंह रीवा राज्य में थे। ये रीवा राज्य में 1857 की क्रांति के लिए प्रसिद्ध हैं। धीर सिंह किससे संबंधित है, तो रीवा राज्य से संबंधित है 1857 की क्रांति में, ये याद रखना है। अगले आते हैं बादल भुई। ये छिंदवाड़ा जिले से संबंधित है। किससे है बादल भुई, छिंदवाड़ा जिले से संबंधित। 1923 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था देश में, तो इन्होंने हजारों आदिवासियों के साथ आके कलेक्टर बंगले का घेराव किया था, कहाँ पे, छिंदवाड़े में। और वहीं पे ये लाठी चार्ज हुआ था और उनको लाठी में घायल हो गए थे और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। एक विरसा गोंड है, या विरसा गोंड या गोंड के नाम से, ये भी कहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये बैतूल के जो घोड़ा डोंगरी है, बैतूल में घोड़ा डोंगरी जो एरिया है, वहीं से थे ये भी। पर इन्होंने क्या किया था कि जब 1942 में असहयोग आंदोलन के दौरान 1942 में इन्होंने क्या किया था कि रेल की पटरियाँ उखाड़ी थी और बसों को आग लगा दिया था, सरकारी बसों को, जिसके कारण गोलीबारी करी थी अंग्रेजों ने और ये वहीं पे मौके पे शहीद हो गए थे। एक सीताराम कंवर और नाम आता है जो निमाड़ क्षेत्र से संबंधित थे, और ये सेनापति थे किसके, जब हम शंकर शाह पढ़ा था हमने,
शंकर शाह और इनके गुप्तचर, सॉरी सेनापति नहीं गुप्तचर थे ये, और इनको भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, धोखे से गोली मार दी थी। इस तरीके से ये भी शहीद हुए। तो इतने जनजातीय व्यक्तित्व मध्य प्रदेश के हैं जिनका संबंध मध्य प्रदेश में आदिवासी जो व्यक्तित्व हैं जिनका संबंध किससे है, मध्य प्रदेश के उत्थान से, या उनको आज़ादी दिलाने से, अपने देश के लिए न्यौछावर होने के लिए प्रसिद्ध है। तो इनको ज़रूर याद रखिएगा, शॉर्ट नोट बनाइए, प्री और मेंस दोनों में काम आएंगे, बार बार बोल रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।